हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज हम मैट्रिक की परीक्षा जो कि 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में हुई थी, विज्ञान विषय अर्थात साइंस की, जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज हम लोग यहाँ विश्लेषण करेंगे। हम जानते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वह फिर से रिपीट करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ठीक है, अब हम बगैर देर किए हुए क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका हम आंसर बता दें, ऑप्शन बी हो गया, अवतल दर्पण होगा। क्योंकि जो भी दांत के डॉक्टर होते हैं वो उसमें अगर सुराग वगैरह किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो उसे बड़ा करके देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिसे आसानी से देख करके और उसका चिकित्सकीय इलाज किया जा सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल उपतल दोनों लेंस या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अवतल लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है, जबकि उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहा जाता है। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये रहा आपका उत्तल लेंस, और यहाँ से जब ये प्रधान अक्ष हो गया, प्रकाश किरणें जब जाएगी तो एक जगह पर यहाँ मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया अब अभिसारी लेंस इसको कहा जाता है। जबकि अपसारी लेंस क्या होगा? तो ये देखिए बनावट कुछ इस तरह का है अवतल लेंस का, और ये प्रधान अक्ष हो गया, और यहाँ पर जब प्रकाश किरणें आएंगी तो यह फैल जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? इसलिए इसको हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, अर्थात अवतल लेंस को। तो इस प्रश्न से हम इतनी जानकारी प्राप्त होती है, हमें ध्यान रखना है किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे उसको प्रामाणिकता के साथ हम जवाब देंगे और अच्छा मार्क्स हमें परीक्षा में लाना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये रहा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पश्चमाभी परितारिका, नेत्र लेंस, रेटिना अर्थात दृष्टिपटल। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करेगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पश्चमाभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस संशोधित किया जा सकता है? तो देखते हैं यहाँ, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या मोतियाबिंद। इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन सी, जरा दूर दृष्टिता जो अगर आँख में हो जाती है तो इसके उपचार के लिए द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस होते हैं। ठीक है, एक बात और यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, जब निकट दृष्टि दोष होगा आँख में तो इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा, और दीर्घ दृष्टि दोष जब होगा तो इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करना होता है। तो ये सारी बात को भी हमें ध्यान रखेंगे, जो हमें विशेष जानकारी में मदद मिलती है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ क्या कहता है? तो ये कहता है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। अब देखिए क्या मापने की ज़रूरत है? दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो गया, दोनों चाहिए। कहने का मतलब हमें दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, अर्थात यू भी हमें चाहिए और भी हमें चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हमें एफ प्राप्त हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा। चलिए हम आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 6, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? ठीक है, तो इसका हम देख लेंगे ऑप्शन 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस कह रहा है,
और ये कहता है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, और इसका ऑप्शन कहाँ गया, तो ये कहता है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का SI मात्रक है, वोल्ट, ओम, वोल्ट प्रति कूलम या एम्पियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, लघुपथन अर्थात शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है या निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अर्थात हम लोग बातचीत की भाषा में सुनते भी हैं कि शॉर्ट लड़ गया है, तो क्या होता है, उसमें विद्युत धारा का मान बहुत बढ़ जाता है, जिसे जो लाइन की आपूर्ति होती है बाधित होती है। चलिए हम लोग आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी या ऊपरी मुखी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपरी मुखी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित होता है, 2, 1, आधे या चौथाई। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, पीछे एग्जाम जो हुए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा है, इसको VVI रख लेंगे, रिपीट किया है, ये बार बार आने वाला प्रश्न है। ठीक है, आगे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, और यह रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, 0 होते हैं, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इसका सही जवाब हम देखते हैं क्या होगा, तो सभी बिंदुओं पर समान होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, अर्थात सोलर कुकर, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समतल दर्पण सोलर कुकर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। चलिए आगे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तो ये है क्वेश्चन नंबर आपको 13, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, मिट्टी को, वृक्ष को, जल को या बिजली को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, वृक्ष को। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में आज उस समय उत्तर प्रदेश सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था, और ये करते थे कि जंगल में जो पेड़ काटे जाते थे उससे इस आंदोलन से जुड़े लोग चिपक जाते थे, जिसके कारण उनको मजबूर नहीं किया जा सकता था पेड़ काटने के लिए, और इस तरह पेड़ की रक्षा होती थी और वन संरक्षित रहता था। तो ठीक है, वृक्ष को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 14 होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये कहता है निम्नलिखित में से किसके विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब आपको बताएं फ्रेंड्स, ये होगा ऑप्शन बी, CaOH का हॉल 2। ये दीवारों को सफ़ेदी करते हैं, अर्थात चुनने से हम जब पोतते हैं तो उसके लिए CaOH हॉल 2 का इस्तेमाल करते हैं विलयन का। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, Na2SO4 प्लस BaCl2 और फिर ये क्या बन गया, अभिक्रिया के बाद BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है आपको बताना है, संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, द्विस्थापन
द्विवीय स्थापन अभिक्रिया है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, द्विवीय स्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। यहाँ पे स्क्रीन पर आपको साफ दिख रहा होगा। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaO, COH2, CaCO3 या Ca? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, CaOH2। ये बुझा हुआ चूना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 17। लवण Na2CO3 के जलीय विलयन का pH मान कितना होगा? 7 होगा, 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 से अधिक इसका pH मान होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। है क्वेश्चन नंबर कितना? तो आपका 18 हो जाएगा। ये देखिए 18 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर हम लोग देखेंगे, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, पहले भी आप पढ़ चुके होंगे। ये कोई ज़्यादा परेशान करने वाली क्वेश्चन नहीं है। तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम या लोहा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्युमिनियम का। और ये VVI रखिए, ये बार बार पूछता है, बहुत ज़रूरी। क्वेश्चन नंबर 19, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पत्ती चढ़ाई जाती है? यह भी आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन तांबा, चांदी, सोना या जिंक? तो इसका सही जवाब हम देखते हैं, ये हो जाएगा जिंक, Zn। अर्थात जस्ता की परत चढ़ाते हैं जिसे जंग लगने से लोहा और इस्पात बच जाता है। यहाँ पर आगे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें। अगले प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 20 और ये कहता है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? विरंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर या कली चूना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। 21, प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है, कौन सा है? तो इसका सही जवाब हम देखेंगे, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, क्या है? एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनॉन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल को बोला जाता है IUPAC नाम के अनुसार। क्वेश्चन 23, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, एनोड, कैथोड, वैद्युत अपघट या इनमें से सही? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एनोड बनाया जाता है। विद्युत जब अपघटनी होता है तो उसके शुद्ध परिष्करण में अशुद्ध जो धातु होता है उसको एनोड बनाया जाता है। आगे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यह है क्वेश्चन 24, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? डोबेरेनर ने, न्यूलैंड्स ने, मेंडलीव ने या हेनरी मोसले ने? यह आसान सा क्वेश्चन है और इसका सही जवाब न्यूलैंड्स हो जाएगा, ऑप्शन बी। और यह भी VVI में रखिएगा, बार बार प्रश्न को पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म क्या है? परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, परमाणु आकार का आवर्त फलन होता है या परमाणु आयतन का आवर्त फलन होता है? यह भी बार बार रिपीट करने वाला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। और इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कहता है। तो ये कहता है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 27, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए, भोजन के पाचन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए या ऑक्सीजन के वहन के लिए?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का ए, जल वहन के लिए। अब आगे प्रश्न की तरफ बढ़ें तो ये क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एडीपी, एटीपी, डीटीपी या पीडीपी? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एटीपी। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब आगे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 29 होगा और यहाँ देखिए स्क्रीन पे आपको दिखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर हम देखेंगे और ये कहता है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? शिरा में, रंध्र में, मध्य शिरा में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, रंध्र में। क्वेश्चन नंबर 30, हृदय से रक्त अर्थात रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? फेफड़ों के द्वारा, नीले के द्वारा, अलिदों के द्वारा या इनमें से सभी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आलिदों के द्वारा। आगे हम लोग चलें। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ ऑप्शन देख लेंगे हम लोग कौन कौन सा है। ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, एबिसिसिक अम्ल, जिब्रेलिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एब्सिसिक अम्ल। यह जो हार्मोन है पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 32, जड़ की अधोगामी वृद्धि कैसे होता है? प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन या रसायनुवर्तन? किस आधार पर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुत्वानुवर्तन। आगे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 33 होगा और ये कहता है कि पांस मेंडुला और अनुमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है या प्रमस्तिष्क का हिस्सा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। 34, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक मतलब बिना इच्छा के। वमन, चबाना, लार आना या हृदय का धड़कना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये चबाना अनैच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है, सॉरी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ठीक है, और अब हम यहाँ से चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और क्वेश्चन नंबर 35, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? ठीक है, तो किसके द्वारा होता है? अमीबा के द्वारा, ईस्ट के द्वारा, प्लाज्मोडियम में या लेशमानिया में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। 36, शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में या इन सभी में? यह भी आसान सा क्वेश्चन है और यह बार बार रिपीट करता है, परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हम देखते हैं ऑप्शन ए, वृषण हो जाएगा, वीवीआई। वीवीआई ये जीव विज्ञान सेक्शन से है, बायोलॉजी से ही पूछते रहता है, इस पर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और तब ये क्वेश्चन कहता है पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? यह भी इम्पोर्टेंट है, परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका या अंडाशय? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडाशय। इसको भी वीवीआई में रखिए, पूछे जाने वाला प्रश्न है बार बार। क्वेश्चन 38, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में, स्त्री में, पुरुष स्त्री दोनों में या किसी में भी नहीं? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्त्री में। ठीक है, अब आगे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है?
तो यह कहता है कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? 21, 22, 23 या 46? कितने युग्म पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। युग्म मतलब जोड़ा, अर्थात 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। अगर सिर्फ गुणसूत्र की बात करता तो 46 हो जाता, ठीक है। तो इसलिए इस टेक्निक को ध्यान में रखेंगे। युग्म पूछ रहा है कितने जोड़ा, अर्थात 23 जोड़ा। अब लास्ट प्रश्न की तरफ हम लोग हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नांकित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ है? घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फसलों के छिलके, केक एवं रबर, केक, लकड़ी एवं घास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केक, लकड़ी एवं घास जैव निम्नकरणीय पदार्थ है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपके संपर्क में जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं तो उसमें आप इसे शेयर ज़रूर कर देंगे और इस टॉपिक को लाइक, कमेंट, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि बाद में भी और भी वीडियो आएंगे जिससे कुछ फ़ायदे होंगे आपको, खास करके मैट्रिक विद्यार्थियों के लिए। तो आप जब कमेंट, शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और हम आगे बनाने के लिए